Myself Balram Kumar, and today I am going to discuss gravitation of class 11. So gravitation is the force of attraction between any two object in the universe. देखो इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विथ अ फोर्स। हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विथ अ फोर्स, और उसी फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। जैसे सिंपल हम इसका अगर एग्जांपल्स को देखें तो आप देखे होंगे कि जो ओशियंस हैं, ओशियंस में टाइड्स जो आते हैं वो भी आपका एग्जांपल है ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स का, या वो भी इफेक्ट है ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स का बिटवीन द वाटर ऑफ ओशियन सरफेस एंड मून। फिर आप देखें, ये सुने हैं, हम लोग जानते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के राउंड में फिक्स पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो वो पॉसिबल क्यों है, वो कोलाइड क्यों नहीं करते हैं? रीज़न है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से एक दूसरे को बाउंड किए हुए हैं, एक दूसरे को होल्ड किए हुए हैं, और वो अपने फिक्स ऑर्बिट पे क्या कर रहे हैं कि अर्थ सन के राउंड में मूव कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्रेविटी क्या है। तो ग्रेविटी इज ऑल्सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। जो ग्रेविटी आपका वो अर्थ और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं। जैसे सिंपल हम एक अगर एग्जांपल को लें तो देखो, एक हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ले और उसको अगर हम लोग छोड़ते हैं तो वो टुवर्ड्स द अर्थ क्या करते हैं, फॉल करते हैं। तो ये रीज़न है कि जो अर्थ है वो उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई कर रही है और उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। सिंपल कहने का मीन है कि जो ग्रेविटी है वो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन अर्थ और कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच का। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या इसी को हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। इसी को हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी बॉडीज हैं, सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वो किस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, वो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, और उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, उस फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू। सपोज दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। दोनों ही ऑब्जेक्ट के बीच का जो सेपरेशन है वो r है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा अ स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम, कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों ही बॉडी के बीच का जो सेपरेशन होगा उसके स्क्वायर को, इसको हम लोग कलेक्टिवली एक साथ ऐसा लिखेंगे m1 m2 बाय r स्क्वायर। और जब हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट आपका g है। इस कांस्टेंट को हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इस कांस्टेंट को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। देखिए एक्सपेरिमेंटली जो g का वैल्यू आया है, जो कैवेंडिश ने दिए हुए थे, तो g का जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग इसके डायमेंशन को देखें कि g का डायमेंशन क्या होगा, दैट मीन्स यूनिवर्सल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। तो देखो डायमेंशन को फाइंड करेंगे हम लोग। आपके पास फॉर्मूला है F = g m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो g का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, fr स्क्वायर बाय m1 m2। तो g का डायमेंशन आपका हो जाएगा, f का डायमेंशन mlt-2 इंटू L2 बाय m2, और g का डायमेंशन हो जाएगा
G इक्वल्स टू m माइनस 1 L3 T माइनस 2। ठीक है, देखिए एक यहाँ से एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो वो एक कांस्टेंट आता है, लेकिन यहाँ जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो जो जी कांस्टेंट है हमारा, इसको हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, जबकि अदर टर्म में कांस्टेंट जो आते हैं उसको हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोलते। तो इसको हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, तो इसके पीछे रीजन है कि यूनिवर्सल कांस्टेंट हम लोग वैसे कांस्टेंट को बोलते हैं जो फिजिकल पैरामीटर के चेंज होने से अफेक्ट ना हो। जैसे सिंपली जी का जो वैल्यू है वो कहीं भी फिजिकल पैरामीटर कहने का मीन, अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज करें, अगर हम लोग प्रेशर को चेंज करें तो इसका जो वैल्यू है जी का वो कभी भी अफेक्ट नहीं होगा, यानी कि जी का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। हम लोग अगर अदर कांस्टेंट को देखें तो आप जानते हैं कि जब हम लोग ओम्स लॉ को पढ़ते हैं तो वहाँ जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है आपका वो एक कांस्टेंट आता है, लेकिन उस रेजिस्टेंस को हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोलते हैं, उस रेजिस्टेंस को हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोलते हैं। रीजन है कि वो जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे अफेक्ट करता है, अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा, इसलिए यूनिवर्सल कांस्टेंट हम लोग वैसे कांस्टेंट को बोलेंगे जो फिजिकल पैरामीटर से इंडिपेंडेंट हो, फिजिकल पैरामीटर के चेंज करने से उसमें कोई इफेक्ट ना हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज दो बॉडी है M1 और M2 और दोनों ही बॉडी के बीच का जो सेपरेशन है वो R है, और तो यहाँ पे हम लोग F12 कहने का मीन है दोनों ही बॉडी एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। M1 एंड M2 दोनों ही बॉडी एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। रीजन है कि जो ग्रेविटेशन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट के बीच का। तो F12 कहने का मीन है फोर्स ऑन वन बाई ऑफ टू, एंड F21 हम लोग लिखेंगे तो फोर्स ऑन टू बाई वन, फोर्स ऑन टू बाई वन। इसके बाद देखिए हम लोग थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होगा, देखिए फोर्स है तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होगा और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से लिखेंगे F इक्वल्स टू जी M1 M2 बाई R स्क्वायर। देखो भाई डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स ऑन 1 बाई 2, तो फोर्स ऑन 1 बाई 2 इसका जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स B होगा। अरे भाई फोर्स ऑन 1 बाई 2, जब 2 फोर्स अप्लाई करेगा इस 1 पे तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स B होगा। अच्छा F21 क्या होगा आपका, तो F21 कहने का मीन है फोर्स ऑन 2 बाई 1, फोर्स ऑन 2 बाई 1, फोर्स ऑन 2 बाई 1 एंड फोर्स ऑन 1 बाई 2। तो फोर्स ऑन 2 बाई 1 इक्वल्स टू, फिर से मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस तो नहीं होगा क्योंकि सेपरेशन में हमारा चेंज नहीं हो रहा है, और सिर्फ यहाँ पे क्या होगा तो आपका डायरेक्शन जो है वो चेंज कर जाएगा, वो टुवर्ड्स B है, ये टुवर्ड्स A है। अगर हम लोग देखें तो फोर्स एन 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन 2 बाई 1, दोनों का वैल्यू जो है वो सेम है, दोनों का वैल्यू जो है वो सेम है, सिर्फ दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, और इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये आपका क्या है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। दैट मीन्स जो दोनों ही ऑब्जेक्ट होगा, ये बॉडी M1 जितना फोर्स M2 पे अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स M2 जो है वो M1 पे अप्लाई करेगा, सिर्फ दोनों का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मीन्स है कि ये जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का है, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा ही जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव। सेकेंड क्या है, तो सेकेंड ये है लॉन्ग रेंज फोर्सेस है, दैट मीन्स ये फोर्स का जो अफेक्ट है वो लॉन्ग रेंज फोर्स। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो फोर्सेस हैं वो लॉन्ग रेंज फोर्स हैं, तो लॉन्ग रेंज फोर्स जितने भी होते हैं वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ऑबे करते हैं। कहने का मीन है कि ये फोर्स का वैल्यू जीरो कब होगा, ये फोर्स का वैल्यू जीरो कब होगा, जब हमारा r जो है वो इनफाइनाइट होगा, 1/r=0। तो इसलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है। थर्ड हम लोग देखेंगे तो फोर्स बिटवीन जो टू ऑब्जेक्ट है, जो फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट है, जो फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट है वो इंडिपेंडेंट है बाय द इंटरवेनिंग मीडियम। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय इंटरवेनिंग मीडियम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट होगा वो थर्ड ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं करेगा। मीन है कि सपोज यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, m1, m2 एंड m3, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन m1 और m2 के बीच में है वो हमेशा ही वही होगा। क्यों ना यहाँ पे हम लोग थर्ड ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट कर दें, हम फोर्थ ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट कर दें, ये दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसमें कोई अफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी is not affected by presence of third body। नेक्स्ट, ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कहने का मीन है ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स मीन है कि जो वर्क डन होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करते, वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल से अगर हम इसको क्लियरिफाई करें तो जैसे सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर लेके जाना है, तो आप मे बी उसको डायरेक्टली ग्राउंड फ्लोर से आप फर्स्ट फ्लोर तक डायरेक्टली आप कोई रॉप के थ्रू या कोई भी मीडियम के थ्रू आप ऊपर ले आओ, और एक जो है वो आपका स्टेयर के थ्रू, सीढ़ी के थ्रू लेके आ रहा है, तो दोनों ही सिचुएशंस में वहाँ जो वर्क डन होंगे वो सेम होंगे। रीजन है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन होते हैं वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। और लास्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ऑबे करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को, ऑबेज न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और स्ट्रिक्टली होल्ड फॉर पॉइंट मासेस। ये जो लॉ है ये स्ट्रिक्टली होल्ड फॉर पॉइंट मासेस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आपका कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर है। सेकेंड है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो
थर्ड इंटरवेनिंग मीडियम से अफेक्ट नहीं होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज जो है वो थर्ड बॉडी के प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होता है। ये जो फोर्स है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को ओबे करते हैं और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैलिड है फॉर पॉइंट